एक स्थिति ऐसी आ गई थी घर में कि मैं बचूंगा और नहीं बचूंगा। मेरे परिवार के लोगों को इतनी परेशानी हो गई थी कि उनको 100% लगा था कि मैं चला जाऊँ। तो मैं डॉक्टर से जब पूछता था, डॉक्टर मुझे कहता था कि तुमको जब नींद आए सो जाओ। करीब 3 महीने लगे मुझे सेंटर पार्क का एक राउंड कंप्लीट करने में, जिसमें लगभग 4 किलोमीटर। तो इच्छा थी कैलाश जाने की। काफ़ी सालों से चाइना ने इसको बंद कर रखा, कैलाश की यात्रा हो। कैलाश पर्वत जब सामने दिखा कैसी खुशी में जैसे ही मैंने लेफ्ट को मुड़ के देखा, साक्षात कैलाश बिल्कुल सामने नजर आ रहा। आप यकीन मानिएगा, जैसे ही मैंने कैलाश के दर्शन किए मेरे तो आंख से आंसू बने। तो जो मैंने फिजिकल एक्सरसाइज की, जो मैंने बताई वॉकिंग, ये मेरी वॉकिंग ने मुझे ये सारे टेस्ट करने। सबसे पहले मैंने किया ब्रह्मताल, जो कि करीब 13,000 तक थे। फिर केदारनाथ किया, रुद्रनाथ किया, कल्पेश्वर किया, तुंगनाथ किया, उसके बाद अमरनाथ किया। अमरनाथ की उससे ज़्यादा कठिन चढ़ाई है मणिमहेश। और बोले रात को उस पहाड़ के अंदर ढोल मजीरे शंख की आवाज़ें आती। कैलाश मानसरोवर से 4 गुना बड़ा है एवरेस्ट। बहुत बहुत बड़े पर्वताई एवरेस्ट फतेह करता है। कैलाश मानसरोवर का आज तक कोई भी नहीं चढ़ता। ये आधा किलोमीटर चढ़े होंगे तो उनके नाखून बनने शुरू हुए, 2-2 इंच 3-3 इंच। बाल अचानक लंबे होने लग गए, चेहरों पे झुर्रियाँ पड़ने लगी। लोग वापस आए। मैंने कहा साहब मेरे को लिवर सिरोसिस कैसे हो सकता है। तो रात को मुझे हल्का सा फीवर होता था, मैं एक गोली खाता था कॉम्बिफ्लेम, और मुझे उस टाइम पे हल्का सा जॉन्डिस था। विदेश में कॉम्बिफ्लेम सुसाइड करने के लिए यूज करते हैं लोग। नमस्कार। कहते हैं कि आपका अगर जज्बा हो और दिल में कुछ करने का मन हो तो ईश्वर के आशीर्वाद से आप कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी उम्र में, किसी भी पड़ाव में कर सकते हैं। ऐसे ही एक ट्रैवल ब्लॉगर हमारे साथ हैं, खास बातचीत करते हैं महेश पारीक जी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद आप पधारे। मैं बहुत दिन से आपको याद कर रहा था क्योंकि जो आपकी तस्वीरें मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, बड़ा दिलचस्प तस्वीरें हैं कि इस उम्र में आपकी एज कितनी 65 है? 66। 66 की उम्र में और आप लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है आपका। एक तरह से नई ज़िंदगी आपको मिली है और इतनी शारीरिक प्रॉब्लम्स के बाद भी आप इस तरह की यात्राएँ करते हैं, जो जोखिम भरी हो सकती है, लेकिन कैसे करते हैं? ईश्वर के आशीर्वाद से या फिर ये सबसे पहले तो जज़्बे से? सबसे पहले तो ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आज से लगभग 12 साल पहले हुँ, मेरा लिवर ट्रांसप्लांट हुआ। अ, एक स्थिति ऐसी आ गई थी घर में कि मैं बचूँगा और नहीं बचूँगा। हुँ, मेरी मेरे परिवार के लोगों को इतनी परेशानी हो गई थी कि उनको 100% लगा था कि मैं चला जाऊँगा। लेकिन मेरे माँ-बाप का आशीर्वाद, मेरे परिवार के जो लोग हैं, उनकी कृपा और मेरे गुरु की कृपा से मेरा लिवर ट्रांसप्लांट सही हो गया। उससे पहले मेरा अ करीब 1979 से कॉर्पोरेट सेक्टर में रहा हूँ और अच्छी पोज़ीशन पे रहा हूँ। ग्रुप प्रेज़िडेंट रहा बहुत सारी कंपनीज़ का। तो लाइफ़स्टाइल क्या थी? 5 स्टार होटल में रुकना, एग्ज़ीक्यूटिव क्लास में सफ़र करना, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती। जब लिवर ट्रांसप्लांट मेरा हुआ, तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपको 3 प्रॉब्लम होगी। पहली, आपकी शुगर बढ़ जाएगी। दूसरा, आपको मेमोरी लॉस होगा और तीसरा, आपको इनसोम्निया हो जाएगा। इनसोम्निया यानी कि नींद नहीं आएगी। और जितेश जी, आप यकीन करिएगा, आदमी अगर 4 दिन नहीं सोए तो हालत ख़राब हो जाती है। लगभग 2 साल पूरे ह पू हर मतलब आप ये देखिए, डेली सूर्योदय मेरे सामने होता था। मैं पूरी रात जागता था। आप कितनी माला कर लेंगे, कितना टीवी देख लेंगे, बहुत परेशानी का समय था। तो मैं डॉक्टर से जब पूछता था, डॉक्टर मुझे कहता था कि तुमको जब नींद आए सो जाओ। मैंने कहा ऐसी ज़िंदगी का मुझे फ़ायदा क्या? कि रात भर जागूँगा और दिन भर सोऊँगा। तो मैंने निर्णय किया कि मैं थोड़ी फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ करूँ तो शायद मुझे नींद आए। तो अपने यहाँ जयपुर में एक सेंट्रल पार्क है, मैं वहाँ चला गया। मैं मुश्किल से 100 मीटर चला होगा, मैं तो थक गया, बैठ गया। मैं देखूँ बच्चे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन मैं कहा अब करना ही चाहिए। करीब 3 महीने लगे मुझे सेंट्रल पार्क का एक राउंड कंप्लीट करने में, जिसमें लगभग 4 किलोमीटर है। रात को मुझे 2 बजे करीब नींद आई, तो मेरा जोश और बढ़ा। 4 से फिर मैंने बढ़ते-बढ़ते 8 किलोमीटर पे आ गया। एक स्टेज तो वो आ गई कि लगभग मैं 18 किलोमीटर रोज़ वॉक करता था। 9 किलोमीटर सुबह और 9 किलोमीटर शाम। जब ये वॉकिंग शुरू हुई, तो एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे कहा कि अब आप
एक ट्रैकिंग पे चलना है। वही ट्रैकिंग मेरे बस की नहीं, मैं नहीं कर सकता, मेरी उम्र भी है, मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, बड़ा मुश्किल हुआ। खैर उन्होंने जिद करके ले गए। वो छोटा सा ट्रैक था, करीब 3 किलोमीटर का। वो 3 किलोमीटर मेरी सांस फूल गई। मैं बहुत दुखी हुआ कि यार आज के बाद कभी ट्रैक नहीं करूँगा। लेकिन पहुँचने के बाद मुझे लगा कि यस आई कैन डू इट। उसके बाद तो मुझे ट्रैकिंग का जज्बा लग गया। फिर मैं बहुत सारे ट्रैक करके आया। मैं ब्रह्मताल किया, मैंने ट्रिउन किया, मैंने पंच केदार किया, मैंने अमरनाथ किया, मैंने मणिमहेश किया, आदि कैलाश किया। बचपन से जितेश जी का एक किस्सा बताता हूँ आपको। हमारे मोहल्ले में एक सज्जन आए अपनी पत्नी के साथ, और मैं देखूं कि वो माला वाला पहना रहे लोग, ढोल पर नाचते बजाते जा रहे हैं। तो हमने हम चाचा जी से पूछा, चाचा ये क्या हो रहा है? बोले कैलाश जाके आए। अब उस टाइम कैलाश की कोई जानकारी जानकारी नहीं थी, ना कोई उन दिनों ये मीडिया था। हम स्कूल स्कूल में पढ़ते थे, तो कॉलेज में गए, थोड़ा बहुत पढ़ा, जानकारी थी, तो इच्छा थी कैलाश जाने की। काफ़ी सालों से चाइना ने इसको बंद कर रखा था। 2025 में चाइना ने खोला। जैसे ही खोला मैंने मेरा रजिस्ट्रेशन कराया, और प्रभु की कृपा से मेरी कैलाश की यात्रा पूरी हुई। ये बहुत ही कठिन यात्रा है। इसमें आपको ऑक्सीजन की, जब एक पर्टिकुलर लेवल पे आप जब जाते हैं तो ऑक्सीजन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे लोग जो थे, हमारे ग्रुप में करीब 53 लोग थे, उनमें से आप मान के चलिए करीब 30 लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई। मेरी पत्नी भी मेरे साथ में थी, उसको भी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गई। यहाँ तक कि हुआ कि मुझे उसको चाइना में हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो बड़ी एक समस्या हो गई कि मैं आगे ट्रैक पे जाऊँ या नहीं जाऊँ। पर खैर गुरु महाराज की कृपा से कैलाश की यात्रा हो गई। कैलाश पर्वत जब सामने दिखा, कैसी खुशी महसूस हुई? देखिए मैं कैसा आपको बताऊं कि जैसे ही हम मानसरोवर लेक पहुंचे, हाँ। तो रात को उन्होंने हमको मिट्टी के कमरों में रुका दिया। रात हो गई 3, थक गए होते, सो गए। सुबह कितना मेरी ट्रैक होता है वो ऊपर? कैलाश मानसरोवर ट्रैक करीब आप मान के चलिए 45 किलोमीटर का ट्रैक, यूं सीधा ऊपर? सीधी खड़ी चढ़ाई और उतनी स्टीप उतराई। अच्छा, 45 किलोमीटर, 45 90 हो गए? नहीं 45 किलोमीटर ओवरऑल हाँ। 3 दिन में आपको करना पड़ता है। पहले दिन आपको करीब 10 से 12 किलोमीटर जाना पड़ता है। दूसरे दिन आपको 23 किलोमीटर एट ए स्ट्रेच करना है, कहीं रुकने की जगह नहीं है वहाँ पे। और खड़ी चढ़ाई है वो 9 किलोमीटर की, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है उतराई। तो कोई सहारा, अगर आपका पाँव फिसला तो आप सीधा नीचे जा सकते हैं। उसके बाद फिर 12 किलोमीटर की नॉर्मल ट्रैकिंग। साथ में गाइड रहता है? साथ में गाइड रहते हैं। हमारे साथ करीब 53 लोग गए थे, लेकिन जो ट्रैकिंग कर पाए वो मुश्किल से 12 या 13 लोग कर पाए। अच्छा, उसमें हाँ। आप भी करता है? वो मैं भगवान की कृपा है कि मैं भी कर पाया। लेकिन उसके लिए मैं एक बात, ट्रैकिंग कौन कौन नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? ऑक्सीजन की कमी के कारण? ऑक्सीजन, मेनली ऑक्सीजन, वहाँ ऑक्सीजन बहुत लो रहता है और बहुत थिन एयर होती है वहाँ पे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जैसे ही मानसरोवर में हम रात को रुके, सुबह उठा, दरवाजा खोला, तो सामने शांत मानसरोवर झील, अरे वाह! और सामने सूर्योदय हो रहा था। बहुत अच्छी एक दृश्य बना। जैसे ही मैंने लेफ्ट को मुड़ के देखा, साक्षात कैलाश बिल्कुल सामने नजर आ रही। आप यकीन मानिएगा, जैसे ही मैंने कैलाश के दर्शन किए, मेरे तो आंख से आंसू बहने शुरू हुए। मैंने मेरी पत्नी को उठाया, देखो दर्शन करो। बहुत अच्छे दर्शन हुए वो मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा उसकी। और तो चुनौतीपूर्ण तो था मतलब यात्रा? मैं कहूँगा कि अगर मैंने अपने आप को फिजिकली तैयार नहीं किया होता, तो शायद मैं मानसरोवर झील से ही वापस आया। तो ये जो मैंने फिजिकल एक्सरसाइज की जो मैंने बताई, वॉकिंग, ये मेरी वॉकिंग ने मुझे ये सारे ट्रैक्स करने में आसानी कौन बनाई। कौन से ट्रैक कर लिया आपने? मैंने किया, देखो सबसे पहले मैंने किया ब्रह्मताल, जो कि करीब 13,000 फीट पे है। उसके बाद फिर मैंने किया ट्रिउन, वो है करीब 11,000 फीट पे। फिर केदारनाथ किया, रुद्रनाथ किया, कल्पेश्वर किया, तुंगनाथ किया और रुद्रनाथ किया। उसके बाद अमरनाथ किया। अमरनाथ भी बहुत कठिन चढ़ाई है। उससे ज़्यादा कठिन चढ़ाई है मणिमहेश। जिस तरह 5 केदार हैं, उस तरह 5 कैलाश भी हैं। मणिमहेश कैलाश, आदि कैलाश, किन्नर कैलाश, श्रीखंड कैलाश और कैलाश मानसरोवर। लेकिन कहते हैं कि सारे कैलाश एक बार, कैलाश मानसरोवर एक बार। आपके 50 में से 13 लोग ही कर पाए? हम लोग सिर्फ 13 लोग कर पाए, और उसमें से कुछ ऐसे भी थे जो 13 को क्या हुआ और को क्या क्या प्रॉब्लम चुनौती? वो लोग आधे रास्ते गए, वो बाद में एम्बुलेंस में वापस आए, क्योंकि वहाँ इतनी थिन लेयर है
कड़ाके की ठंड पड़ती है, -डिग्री टेम्परेचर है और आपको कंटिन्यूस चढ़ना है। जब ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, हम नॉर्मल भी वॉक प्रॉपर नहीं कर सकते, आपको तो खड़ी चढ़ाई करनी है। तो बाकी लोग जो आधे रास्ते गए थे, वो आधे रास्ते से वापस आ गए। ऑक्सीजन से मतलब ऑक्सीजन की प्रॉब्लम। तो एम्बुलेंस ही आया वापस? हाँ, कुछ लोग तो एम्बुलेंस से आए, कुछ लोग पैदल भी आए। कैलाश के लिए मैं आपको बताऊं, मैं वहाँ एक संत से मिला, तिब्बतन संत है। हम लोग तो देखिए पैदल जा रहे थे, अपनी स्टिक के साथ जा रहे थे। सबसे विचित्र बात मैंने देखी तिब्बतियन लोगों में, वो कनक दंडवत यात्रा कर रहे वहीं पे। और सड़क पे तो ठीक है, आप पहाड़ पे कैसे कनक दंडवत यात्रा करेंगे? आप देखिए कितना मुश्किल था उन लोगों के लिए। देखिए श्रद्धा, भक्ति। आप देवादिदेव के महादेव के यहाँ स्थान पे है। जब मैंने वो दृश्य देखा, मेरे अश्रु नहीं रुके। मुझे साक्षात भगवान शंकर के दर्शन हो रहे थे वहां पे। वो जो तिब्बतियन संत थे, उन्होंने मुझे बताई, उनकी उम्र थी करीब 80 साल। हमने जो किया आउटर कोरा किया, एक होता बिल्कुल इनर कोरा, जो कि चाइना ने अभी बैन कर रखा है, जो तिब्बत लोग करते हैं। वो कहते हैं कि साहब, जब आप उस क्षेत्र में जाएंगे तो आपको हवा में ओम की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। और बोले रात को उस पहाड़ के अंदर ढोल, मजीरे, शंख की आवाजें आती। आप ताजुब करेंगे कि कैलाश मानसरोवर से 4 गुना बड़ा है एवरेस्ट। बहुत बहुत बड़े पर्वताई एवरेस्ट फतेह कर पाए, कैलाश मानसरोवर पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया। वहाँ टाइम जोन का या देवादिदेव महादेव की कुछ ऐसी शक्ति है। एक संत थे तिब्बतन, जो वहाँ ऊपर तक जाके नीचे आए, लेकिन जब वो नीचे आए, उन्होंने एक शब्द ही नहीं बोला। बोला मुझे इंस्ट्रक्शन है कि मैं वहाँ के बारे में कुछ नहीं बताऊँ। उसके बाद बहुत लोगों ने प्रयास किया। एक जर्मन डेलीगेशन आया, उन्होंने जैसे ही आधा किलोमीटर चढ़े होंगे तो उनके नाखून बढ़ने शुरू हो गए, 2-2 इंच, 3-3 इंच। बाल अचानक लंबे होने लग गए, चेहरों पे झुर्रियाँ पड़ने लग गई। लोग वापस आ गए। फिर उसके बाद एक और डेलीगेशन गया, वो तो पूरा अपने इक्विपमेंट्स वगैरह सब लेके गए थे। कहीं कोई मौसम सब साफ था, वो मुश्किल से आधा किलोमीटर चले होंगे कि ऐसा भवन आया तो उस डेलीगेशन में 17 लोग वहीं के वहीं खत्म हुए। तो कैलाश अपने आप में एक बहुत रहस्यमय स्थान है। और तिब्बत लोग, बौद्ध लोग और हिंदू लोगों का सबसे पवित्र स्थान। मैं तो आपको डर नहीं लगा जब आप यहाँ प्लान बना रहे थे कैलाश मानसरोवर कि मैं लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है मैंने मेरा? आपसे निवेदन किया ना कि ये जो मेरी दूसरी जिंदगी है, अब एक तरीका तो है कि मैं घर में पड़ा रहूँ, टीवी देखता रहूँ, बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहूँ। दूसरा है कि मैं घूमूं, क्योंकि मैं तो मेरी इनिंग खेल चुका। 58 साल में आदमी रिटायर हो जाता है, 60 में हो जाता है। आपको कब हुआ था? कितने साल में हो गया था लिवर? मेरा 12 साल हो गया मुझे। मतलब आप जब 50 के आसपास हो गया, हाँ, करीब 50 नहीं, 50 नहीं, 53 के आसपास होगा। जब लिवर खराब हो चुका था? तब लिवर खराब हो चुका था, पूरा लिवर डैमेज हो चुका था। पता कैसे चला आपको डैमेज हुआ? पहले से पता था? नहीं, पहले से नहीं पता, ऑल ऑफ अ सडन पता लगा कि सब लिवर सिरोसिस हो गया। और डॉक्टर गुलेरिया हैं एम्स के, वो हमारे पारिवारिक मित्र हैं। तो मैंने उनको कहा, डॉक्टर साहब मैं गाड़ी चला रहा था, अचानक गाड़ी रुक गई मेरी नेशनल हाईवे पे, मैं दिल्ली जा रहा था। गाड़ी कैसे रुक गई आपने? अब मुझे पता नहीं, कुछ हुआ मुझे ऐसा कि मुझे चक्कर आए, मैंने गाड़ी रोक दी। तो मेरे ड्राइवर ने कहा साहब साइड में हो जाओ, पूरा जाम लगा दिया आपने। मैंने गुलेरिया साहब को फ़ोन किया कि साहब ऐसा ऐसा। बोला तू आ जा, अभी देख लेते हैं। तो मैं गया, उन्होंने जाते हैं मुझे एडमिट कर लिया। 1 दिन हो गया, 2 दिन परिवार वाले, हमारे पिताजी माताजी दिल्ली थे, वो सब लोग आ गए, क्या हुआ क्या हुआ। तीसरे दिन उन्होंने बताया कि साहब इनको लिवर सिरोसिस है। मैंने कहा साहब मेरे को लिवर सिरोसिस कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो, हम तो ब्राह्मण लोग हैं, तो दारू वारू नहीं पीते। तो बाद में उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बेटी की शादी थी, मैं बड़ा धूमधाम से करना चाहता था, मैंने धूमधाम से की भी। तो रात को मुझे हल्का सा फीवर होता था, मैं एक गोली खाता था कॉम्बिफ्लेम। तो मुझे उस टाइम पे हल्का सा जॉन्डिस था। हर दूसरे दिन मैं कॉम्बिफ्लेम खाता था। तो जिन डॉक्टर साहब ने मेरा ऑपरेशन किया, डॉक्टर सुभाष गुप्ता ने, मैक्स के नामी डॉक्टर हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने शायद करीब 15,000 लिवर ट्रांसप्लांट किए अभी तक। तो उन्होंने, जब मैंने उनको बताई, तो उन्होंने कहा कि विदेश में कॉम्बिफ्लेम सुसाइड करने के लिए यूज़ करते हैं लोग, हमारे हिंदुस्तान में दवाई आज ये उपलब्ध है। तो मैं जहाँ भी बात करता हूँ, मैं लोगों को कहता हूँ कि डॉक्टर से पूछ के दवाई लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो कि बैन हो चुकी है आज हिंदुस्तान में अवेलेबल। तो खैर लिवर ट्रांसप्लांट होना था, हो गया। उसके बाद जो दूसरी इनिंग मिली,
वो मैं पूरी एंजॉय करता हूँ। एंजॉय और आध्यात्म दोनों साथ करते हैं, क्योंकि मिक्सअप गेम। आध्यात्म ही जरूरी है। आध्यात्म अगर इंसान के अंदर नहीं है तो वो, जो जितने भी स्थान मैंने आपको बताए सारे धार्मिक स्थान। मैं हमारा एक मंदिर है मंगलेश्वर महादेव जी यहाँ पे, और हमारे गुरु महाराज है, मैं उनसे दीक्षित हूँ। हजारों बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं जो सिर्फ आध्यात्मिक चर्चा करते हैं। एक बहुत लंबा चौड़ा ग्रुप है हमारा। तो बिना ईश्वर की कृपा के तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। उन 53 लोगों में से बहुत लोग नहीं कर पाए, पर मैं इस आपके जरिए एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि अगले साल फिर कैलाश यात्रा प्रारंभ होगी। तो जो लोग जाना चाहते हैं वो अभी से ही विगरस एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है योगा की। अनुलोम विलोम ये उनको रेगुलरली करना चाहिए। कम से कम 6 किलोमीटर रोज वॉक करनी चाहिए। पूरी एक्सरसाइज करेंगे तो आप फिट रहेंगे। और नेपाल के थ्रू जब आप जाते हैं तो वहाँ बहुत अच्छी अच्छी एजेंसीज है, वो पूरा ध्यान रखते हैं। शेरपा लोग आपको कोई तकलीफ नहीं होने देते, और वो भी भक्तिभाव से वहाँ जाते हैं। उनका कमर्शियल एंगल है, लेकिन पूरा समर्पण भाव से वो लोग काम करते हैं। मेरे साथ जितने भी शेरपा थे, मैं तो उनकी सेवाएं देख के गदगद हो गया। जब मेरी पत्नी बीमार हुई तो सबसे पहले वो लेके उनको हॉस्पिटल में भागे। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे, बहुत अच्छा इंतजाम है। और एक चीज और मैं कहूँगा कि अच्छा है कि चाइना गवर्नमेंट के पास है। कुछ दिन के लिए चाइना गवर्नमेंट ने कैलाश मानसरोवर में स्नान की छूट दी थी। पहले लोग करते थे, फिर बंद कर दिया। इस पिछले साल जब वो छूट दी, हमारे जो इंडियन लोग हैं वो वहाँ कपड़े धो रहे हैं, नहा रहे हैं, वहाँ पे तेल लगा के नहा रहे हैं, इसमें पवित्र जल सरोवर को खराब कर रहे हैं। तो चाइना गवर्नमेंट की वजह से वहाँ सख्ती है। एक चीज और बताता हूँ, इतने ऊपर वहाँ जो मानसरोवर झील है उसका पानी मीठा है। उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो एक राक्षस ताल है जिसका पानी खारा है। हजारों किलोमीटर दूर तक वो समुद्र का काम नहीं। कहते हैं उसको रावण ताल कहते हैं, कि रावण ने जब 10 शीश भगवान शंकर को चढ़ाए थे तो वो शीश इस ताल में फेंके। एक ही स्थान पे एक जल मीठा है, एक जल खारा है। ये तो वाकई में मैं इतना कह सकता हूँ कि कह ये सकते हैं कि अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय तस्वीरें थी आपके सामने। मतलब मैं मुझे लगता है कि जिस तरह का वहाँ का वातावरण है कि 300 किलोमीटर डायस में कोई हरियाली नहीं। तो महादेव तो ऐसा स्थान चुनेंगे जहाँ को हर कोई नहीं पहुंच सके। तो महादेव ने अपना अपना स्थान ऐसी जगह चुना है कि जो, और ये भी है कि जब तक वो नहीं बुलाएंगे वहां कोई पहुंच भी नहीं सकता। ये उन्हीं की कृपा थी कि मैं वहां जा पाया, और मैं वहां दर्शन कर पाया, पूजा कर पाया। आजकल जो ट्रैवल व्लॉगर हैं तो उनको आप देखते होंगे किस तरह का उनका काम है, और यंग जो ट्रैवल व्लॉगर हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या इंस्पायर करना? जितेश जी, मैं बहुत सारे ब्लॉगर्स को देखता हूँ, लेकिन बाय एंड लार्ज कहूँ तो 90% झूठ बोलते हैं। जो इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं देते हैं। कितना डराते हैं कि ये ट्रैक ऐसा है वैसा है, कोई जो जाने वाला वैसे बेचारा कर जाएगा। दूसरी चीज, ये सोशल मीडिया का जो नुकसान हुआ है वो ये हुआ कि बिना किसी एक्सरसाइज के लोग उठ के ट्रैक पे चल देते हैं कि साहब हमें रील बनानी। मैंने इतने एक्सीडेंट्स देखे हैं। मैं अभी जब लाहौल स्पीति की यात्रा पे गया था, एक लड़का और एक लड़की मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं, लड़की रील बना रही, और वहाँ कई जगह नाले हैं, तो गिरे दोनों, और वो बहने शुरू हो गए। मैं गाड़ी रोकी, मैं और मेरा पीएसओ भागते गए, जाते हैं तो दोनों बच्चों को पकड़ा, मोटरसाइकिल पे बह गए, छिल गए, काफी नुकसान हो गया। तो मैंने कहा आप लोग को शर्म नहीं आती, आप रील बना रहे हैं? वो लड़का बोला मेरे को, बोला अंकल मैं तो शहर में चलाता हूँ मोटरसाइकिल, ये मुझे पहाड़ पे लेके आई है रील बनाने की। अब अगर ये मानसिकता है, और अधिकांश आप देखिए ना अब क्या हो रहा है, केदारनाथ में कोई यात्री जा रहे हैं, वहां तो लोग पिकनिक बना रहे हैं जाके। हरिद्वार में एक हमारी मित्र थी जो डीएम थी, वो बता रही थी कि अ, ये जो अपना स्थान है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ का जो एरिया है वहाँ टनों ये बियर की बॉटल्स और शराब की बोतलें बोले इकट्ठा कर हम नीचे फेंक। तो जो हमारे सनातन स्थान है वो लोगों ने पिकनिक स्पॉट बनाने शुरू कर दिए। तो ये ठीक नहीं। और जितने भी ब्लॉगर्स ये जो लोग लिखते हैं, बहुत कुछ बहुत अच्छे भी लिखते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं सारे। तो मैं उनसे सभी से प्रार्थना करूंगा कि अगर आप ब्लॉगर हैं तो आप रियलिटी से लोगों को परिचय कराएं। ये नहीं कि आप उल्टा सीधा लिख दें सिर्फ अपनी रील्स बढ़ाने के लिए।
तो रील नहीं, रियल लाइफ पे चलिए। और अगर आपको कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। इन्होंने बताया, महेश पारीक जी ने, किस तरह से आपको 6 किलोमीटर से 8 किलोमीटर रोज वॉक करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और बाबा रामदेव जी जो कहते हैं अनुलोम विलोम वो भी करना पड़ेगा, और अपनी सांस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट? सांसों पे नियंत्रण करना सांसों पे नियंत्रण करना पड़ेगा। अगर सांसों पे नियंत्रण नहीं है तो आप इतनी ऊंची चढ़ाई नहीं चढ़ सकते। साथ ही आपका जज्बा महेश जी जैसा बुलंद होना चाहिए, क्योंकि इनका लीवर ट्रांसप्लांट होने के बाद भी, लीवर बदलने के बाद भी, किस तरह से नई जिंदगी मिलने के बाद भी एक कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता, वो कर दिखाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को बताया, और इसी तरह से और भी बातचीत इनसे करते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।